नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा ही करेंगे और वो खास चर्चा होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये तो बोल दिया कि 2 दिन बाद यानी अब तो कल ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, ये तो साफ कर दिया कि न केजरीवाल न मनीष सिसोदिया, तो फिर कौन? क्या सुनीता केजरीवाल कहीं पर हैं या फिर कोई और नाम? आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। और यह भी कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार जो 6 महीने तक करीब जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया और जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, मंशा क्या है? तो इस पर करेंगे खास चर्चा। और इसके बाद आज की बात होगी कि जम्मू कश्मीर में हर एक वोट जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच सभी का टेंशन आजाद उम्मीदवारों ने बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में आज गृह मंत्री प्रचार भी करने गए, प्रधानमंत्री प्रचार कर चुके हैं, तमाम बड़े नेता सभी पार्टियों के कर रहे हैं। तो आज सब उसके बाद वहां से रिपोर्ट देखेंगे। और इसके बाद कि पत्रकार से जो बदसलूकी की गई राहुल गांधी के टीम के द्वारा, तो अब कांग्रेस उस पर बैकफुट पर आ गई है, माफी मांगी है। तो बैकफुट पर आने के लिए क्यों मजबूर हुई कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम, जो कहते हैं मीडिया डर में है, वो खुद मीडिया को डरा रही थी क्या? और मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट रही थी क्या? इस पर करेंगे बात। और फिर आज ये भी बात करेंगे कि कोलकाता रेप मर्डर का जो मामला है, तो डॉक्टरों से ममता एक बार फिर बातचीत करने की बात तो कर रही हैं, लेकिन जिद वही पुरानी वाली है। 15 लोग ही आए, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ममता की जिद के आगे क्या कोई रास्ता निकलेगा क्या? इस पर भी करेंगे चर्चा, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रीइन्वेस्ट 2024 का किया उद्घाटन। दोहराई ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धता। कहा पेरिस समझौते को समय सीमा से 9 साल पहले ही हासिल करने वाला भारत G20 में पहला देश। भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर कर रहा है प्रभावित। पीएम मोदी गुजरात में 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का कर रहे हैं शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य को मिलेगी इससे ऊर्जा, सड़क और आवास सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने पहली वंदे मेट्रो ट्रेन देश को की समर्पित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम रहा है प्रचार। आखिरी दिन भाजपा की ओर से प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव घाटी में 3 रैलियों को कर रहे हैं संबोधित। तो हरियाणा में आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन। भाजपा के नेता डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के नेतृत्व में कर्नाटक के मांड्या पहुंची भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम। नागमंगला में गणेश जुलूस पर हुए पथराव की करेगी जांच। भाजपा नेता ने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार नाकाम। सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने का षड्यंत्र। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर अहम बैठक। कल तक CM पद से इस्तीफा देने का केजरीवाल का है वादा, तो कांग्रेस ने इस पर बोला कि नौटंकीबाज हैं केजरीवाल। तो बीजेपी ने कहा 6 महीने पहले करते इस्तीफा, अब एजेंडा बनाने का क्या फायदा? इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार से बदसलूकी के मामले में सैम पित्रोदा ने मांगी माफी। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान पत्रकार रोहित शर्मा ने राहुल से बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू परिवारों के मुद्दे को उठाने की बात पूछी थी, तो राहुल की टीम ने उनकी बेइज्जती की और रोहित शर्मा का मोबाइल फोन भी छीना था। और कोलकाता रेप हत्या मामले में सबूत मिटाने को लेकर पूर्व प्रिंसिपल और स्थानीय पुलिस संदेह के घेरे में। तो हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और CBI पर न्याय का भरोसा है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ममता बनर्जी अब बातचीत को लेकर अपनी जिद पर बरकरार है। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और आज सबसे पहले करेंगे खास चर्चा। और आज की जो हमारी खास चर्चा यही होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सस्पेंस है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का एक और नैरेटिव चर्चा का विषय बन गया है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया, सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली में बैठक भी हो रही है। संभावना है कि अगर सुनीता केजरीवाल का नाम सामने नहीं आया तो फिर किसी नए चेहरे पर भी दांव लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त नाराजगी है। अब जनता जब तक नहीं कहेगी तब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार में भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, याद कीजिए। बीजेपी पर उनको परेशान करने का आरोप भी जमकर लगाया था, लेकिन जनता ने बीजेपी के समर्थन में वोट देकर आम आदमी पार्टी को सीधा संदेश दे दिया था, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी जनता। आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल पर रिहा हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र न दे दे। तो सवाल यह है कि शराब घोटाले के मामले में उन्हें जमानत ही तो मिली है, उन्हें कोर्ट ने बेदाग तो साबित किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें वो मुख्यमंत्री के रूप में कुछ आवश्यक फाइलों पर ही साइन कर सकते थे। ऐसी हालत में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी शायद नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक मानती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जल्दी चाहती है। सवाल यह है कि क्या कट्टर ईमानदार की छवि को लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा सकती है। अब मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं और जेल भी हो चुकी है। फिर क्या अपनी जमानत को बेदाग होने का प्रमाण दे सकते हैं केजरीवाल? केजरीवाल ने अपने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सीएम पद के रेस से बाहर ही रखा, तो जाहिर है कि कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो संभालेंगे। ऐसी हालत में मुख्यमंत्री किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने के बजाय केजरीवाल हेमंत सोरेन की गलती शायद नहीं दोहराएंगे और पार्टी में एक और चंपई सोरेन या फिर बिहार के जीतन राम मांझी जैसा किसी को बनने नहीं देंगे। हो सकता है कि राबड़ी देवी की तरह सुनीता केजरीवाल के पास ये मुख्यमंत्री का पद आए। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया। कोई ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है। सर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। आगे हम बाकी नेताओं की बात सुनवाएंगे और खास चर्चा करेंगे। इस समय सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलती है। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज मैं किश्तवाड़ में आया हूं, तब आपको कहने आया हूं, जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे, तब नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन को कुचला। और उस वक्त कहते थे आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ जाए, धारा 370 नहीं मिट सकती। फारूक साहब कहते थे कि मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं मिटा सकते। और महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। मगर हमारा प्रधानमंत्री भी दिल का मस्त मौला आदमी है भाई। फारूक साहब 10 बार की
चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो, तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? कोई हिसाब समझा दे फारूक अब्दुल्ला जी। धारा 370 हटने से क्या मिला, इसका हिसाब मैं लेकर आया हूं। चाहे गुर्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें हो, 370 को रहते इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माताओं बहनों को उनका अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, 70 साल तक ये तीनों परिवारों ने राज किया, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मोदी जी ने 10 साल में ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव कराए और 30,000 से ज्यादा युवा आज पंच सरपंच बैठकर जमहूरियत की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी 3 पुश्तों ने राज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख तक का इलाज कभी मुफ्त मिला था क्या भाई? अरे जोर से बोलो, मिला था? मेरे पहाड़ी भाई हो तो वो भी बोले मिला था क्या? मोदी जी ने। सीधा प्रसारण आप जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से देख रहे थे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तमाम विकास परियोजनाओं की बातें कर ही रहे हैं जो केंद्र सरकार ने वहां पर चलाई, लेकिन एक बात उन्होंने फिर से बहुत ही मजबूती के साथ दोहराई कि 370 की वापसी अब कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। बहरहाल लौटते हैं आज की हमारी खास चर्चा पर। आज की जो हमारी खास चर्चा है वो यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आपने सुन लिया। अब भाजपा नेता मनोज तिवारी को सुनिए, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल के से उनकी ईगो बड़ी है, यानी कि घमंड। दिल्ली की समस्या की उन्हें चिंता ही नहीं है। संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम की, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री?
तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपने मनोज तिवारी को सुना, और वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि उन्हें तो बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। तो यही आज की हमारी खास चर्चा का विषय है कि आखिर केजरीवाल जो हैं वो किसको नए मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। और ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि उन्होंने अपना नाम हटा दिया है, मनीष सिसोदिया का भी नाम हटा दिया। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में अजय सहरावत जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ पंकज पांडे जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत पंकज पांडे जी आपका। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, क्या बात फिर वही, हमने हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन की बात रिपोर्ट में की, हमने जीतन राम मांझी की बात की, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। क्या दिल्ली में चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी की जगह हमें राबड़ी देवी की बात करनी चाहिए क्या? एक तो लालजी, मैं आपकी ही रिपोर्ट से आता हूं, अगर मैं अपना पर्सनल ये बताऊं इसके बारे में व्यू, तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। केजरीवाल जी का अपना ये निर्णय है, और जिस मोड़ पे आके वो निर्णय उन्होंने दिया है, तो शायद लोग, दिल्ली के लोग या देश के लोग याद करते थे उनके उस पंचिंग लाइन को कि मैं इस्तीफे को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। और ये करते करते केजरीवाल जो राजनीति में बदलने के लिए अपना एक संकल्प को लाया था, तो लोगों में एक इस बात को, केजरीवाल को एक दूसरे रूप में देख रहे थे, आप कहें तो एक अवतार के रूप में देख रहे थे जी। लेकिन वो सारी चीज़ें जब मात्र 5, 6, 7, 8 सालों में आपने देखा कि वो चीज़ें सियासत में आते आते कैसे बदली। हो सकता है कि ये सियासत की मजबूरी हो जो वो अपने बात में वो कहते हैं, लेकिन सीधा सवाल तो आज दिल्ली को है कि जिस बात को लेकर केजरीवाल के पार्टी के लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा देके और वो चुनाव में जाएंगे और अपना ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेंगे। तो ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र तो लोकसभा के चुनाव में भी उनको ये बिल का मौका देके, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया था। बिल्कुल। तो क्या वो प्रमाण पत्र उनको लोकसभा चुनाव में नहीं मिला? अगर वो नहीं मिला तो क्या वो दोबारा उसी दिल्ली के जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली के विधानसभा में दिल्ली की जनता उन्हें पूरी तरह से वो प्रमाण पत्र जो है लिखित रूप में दे देगा? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इस सवाल के बीच में मैं आपके सवाल पे आता हूं कि ये सवाल तो बिल्कुल है कि अभी दिल्ली के चुनाव जो ड्यू है 2025 में, जनवरी फरवरी में, तो चुनाव के बाद तो होनी ही होनी है यहाँ। तो ये 4-5 महीने के लिए जो मुख्यमंत्री वो बना रहे हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो भी कोई होंगे, शायद मुझे लगता है कि उनको कोई विधानसभा भी फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? अगर वो लोग किसी बाहर के लोग होंगे, या जो बात मीडिया में खबर है कि शायद नया चेहरा भी हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि हेमंत सोरेन की गलती फिर से ना दोहराए कि दूसरा कोई चंपई सोरेन हो जाए? नीतीश कुमार ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, अपना सीट छोड़ के चीफ में जीतन राम मांझी को बनाया था, जीतन मांझी एक अलग उनके साथ में हो गए जी। तो इन सारे सवालों के बीच में वैसे फैसला तो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड करना है और आम आदमी पार्टी के लोग उसकी तय करेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि केजरीवाल जिसको चाहेंगे वही सीएम होगा। और वो सीएम कौन होगा, ये सारी चीजें केजरीवाल के इर्द गिर्द ये बातें जरूर सामने में है कि वो जो 2025 के बाद चुनाव में ऐसी संभावना बनती है, तो शायद उनके लिए कोई खतरा ना हो। ये भी एक पॉसिबिलिटीज आपको देखना पड़ेगा। इतने नामों के बीच एक नाम मुझे और याद आ गया, ओ पनीर सेल्वम का, क्योंकि तमिलनाडु में ओ पनीर सेल्वम ने बिल्कुल, अब तमाम नाम हैं, देखिए जीतन राम मांझी का नाम है, चंपई सोरेन का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, एक नाम ओ पनीर सेल्वम का भी है। मैं पंकज पांडे जी के पास सीधे चलता हूँ। पंकज जी, कुछ जरा खुलासा कीजिए। पंकज जी, क्या यहाँ दिल्ली में हमें कोई चंपई सोरेन, जीतन राम मांझी, मैं एक नाम और जोड़ देता हूँ, ओ पनीर सेल्वम देखने को मिलेंगे, या फिर कोई राबड़ी देवी देखने को मिल सकती हैं? पंकज जी।
आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी साथियों आपको भी पुरजोर नमस्कार। जी सर, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, चाहे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो या कोई भाजपा का हो, कभी भी डिबेट के ऊपर ये तय नहीं हो सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तय नहीं हो सकता। अच्छी बात, ये सही या बात। तो जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें तय होता है, या तो पीएसी की कमेटी जो होती है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, वो तय करती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करने वाला हूँ, जो भी नाम आएगा, ये आम आदमी पार्टी है, ये उदाहरण से अलग हमेशा इसने काम किया है। हाँ कई सारे हैं काम। जो रिजल्ट आया है, जो इन्होंने मेहनत करी आम आदमी पार्टी ने, वो हमेशा सबसे बेहतर करी है। और जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयल लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। और जो भी नाम आएगा वो इतना बेहतर नाम होगा कि दिल्ली की जनता के लिए वो पूरी टीम जो है पुरजोर तरीके से काम करेगी और उसमें कोई संशय नहीं होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी कल कह दिया है कि कल किया है, तो आज छुट्टी है, कल जो है पहला वर्किंग डे है, तो पहले वर्किंग डे पे केजरीवाल जी अपना इस्तीफा देंगे, जो कि कल मंगलवार है। उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद एलजी साहब के पास जाएगा, उसके बाद ये क्या कहते हैं नाम भी आपके सामने आ जाएगा और फिर हम उसमें आपके सामने आके फिर दोबारा चर्चा करेंगे। पंकज जी, आपने बिल्कुल कहा कि बहुत सारे काम पार्टी ने अलग तरह से किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल किया है। मुझे लगता है ये पहला मौका था जब 6 महीने कोई मुख्यमंत्री जेल में रहे और इस्तीफा नहीं दिया। मुझे ये बताइए कि 3 तरह का उदाहरण मैंने दिया, ठीक है। एक में जैसे राबड़ी देवी जी का उदाहरण दिया कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2 उदाहरण हमने रिपोर्ट में दी थी कि जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन जो बाद में नहीं रहे, अपने नहीं रहे, वो अलग उन्होंने रास्ता ले लिया। और एक उदाहरण मैंने ओ पनीरसेल्वम का भी दिया था। इन 3 से अलग भी आम आदमी पार्टी कोई चौथी चीज कर सकती है क्या? आपने कहा आम आदमी पार्टी अलग करने के लिए जान। आप मुझसे फ्यूचर की बात पूछ रहे हैं। हाँ फ्यूचर मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ एक टीवी डिबेट में आके? जी, नाम आने दीजिए, मीटिंग होने दीजिए, बैठक होने दीजिए, उसके अंदर नाम आएगा और सबसे पहले आप ही लोगों को पता चलेगा। फिर उसके बाद हम उस पर पुरजोर तरीके से उस पर बहस कर लेंगे। अब कोई आपको संशय होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपकी डिबेट को तो ठीक है, आपकी बात आ गई। आप इतना, आप फ्यूचर को लेके इतना तो जरूर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिल्कुल अलग करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन आप ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अलग का मेरा मतलब है कि हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमें तो अभी भी लगता है कि इन्हीं तीनों रास्ते में से कोई रास्ता होगा। ठीक है, मैं लौटता हूँ। एक लाइन बोलूंगा। हाँ बोलिए। स्टार्टिंग डिबेट में बोला था कि वो दागी साबित, बेदाग साबित नहीं हुए, लेकिन दागी भी तो साबित नहीं हुए हैं। क्या कोई लीगल ऐसी अड़चन तो नहीं थी ना कि मुख्यमंत्री रह नहीं सकते थे वो? नहीं, मुझे वो 2012 का बयान याद है कि आरोप लगे पहले इस्तीफा दो जी, जांच तो करा लो जी, पहले इस्तीफा तो दे दो जी। सर जो इस्तीफा कल हो रहा है, उन्होंने कल अपने मुंह से खुद ऐलान किया, तो इस्तीफा होने दीजिए। यही इसी पर सवाल उठाया। ठीक है, इसी पर बीजेपी ने सवाल उठाया। तो मैं सीधे अजय शेरावत जी के पास चलता हूं। अजय जी, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आप इस्तीफा दे तो रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि 6 महीने पहले इस्तीफा देना चाहिए था, अभी इस्तीफा दे करके ये एजेंडा सेट करने से कोई फायदा नहीं होगा? अजय जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर जिस तरह से राजनीति चलती है, एक समय लालू जी ने भी इस्तीफा देकर के वो भी जेल गए थे, हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देकर के जेल गए थे। और ये तो पार्टी कलीग्स हैं इनके साथ तो अलायंस में सरकार भी चलाते हैं लोग, और कुछ नहीं तो यार चलो अपने दोस्तों से ही थोड़ी इंस्पिरेशन लेकर के सीख लो कि भैया इस्तीफा देना होता है। लेकिन आप केजरीवाल जी से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं, जो मुझे लगता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह है। केजरीवाल जी और नैतिकता कभी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा झूठे और मक्कार व्यक्ति दिल्ली ने तो कभी सीएम के नाते नहीं देखे। वो पहले व्यक्ति हैं जो सीएम रहते जेल गए हैं और किसी भले काम के लिए उन्होंने नहीं गए। कहा तो सही कि वो कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। वो किसी भले काम के लिए नहीं गए, किसी देश की आजादी की लड़ाई के लिए नहीं गए हैं, किसी भले काम के लिए, शिक्षा के लिए, किसी के लिए नहीं गए हैं। शराब घोटाले के करप्शन के लिए गए हैं। उन्होंने शराब घोटाला दिल्ली में किया, गली गली में ठेका खोला, दिल्ली को शराबी बनाने की उनकी एक साजिश थी। आपने और मैंने भी दिल्ली वालों ने माहौल देखा था कि जब उन्होंने ठेके खोले थे, बियर पे बियर फ्री, बोतल पर बोतल फ्री, पेटी पर पेटी फ्री। अगर कोई इस काम को बहुत महान काम बताता है कि भाई ये तो बड़ा ट्रेमेंडस जॉब था और पता नहीं कितना बड़ा चमत्कारी विजन लेकर के केजरीवाल आए थे, तो भगवान बचाए ऐसे प्रदेश को जहां ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हो जो पूरे प्रदेश को शराब में डुबोना चाहता हो। तो हमें दुर्भाग्य से ऐसा मुख्यमंत्री मिला और वही जेल गया, और उसी दुर्भाग्य से आज भी वो कंडीशनल बेल पर बाहर हैं। कोई इस कंडीशनल बेल के पेपर को अगर पढ़ेगा और कोई वकालत के फॉर्मेट को समझता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा वो कहते हैं ना भिगो के मारना, वो जजेस ने जितने भिगो करके उनको मारा है कि भैया आप ना तो सीएम की गद्दी पर रहेंगे, ना आप सीएम की पावर में रहेंगे, आप बंधन में बंधे रहेंगे,
चुपचाप से बेल लेकर के बाहर जाइए और बाहर जाके लेकिन अजय जी एक बात मुझे ड्रामा के बताइए, अलावा इनके पास कुछ नहीं। एक बात मुझे बताइए, इस्तीफे की आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं, इस्तीफे की पेशकश करके अजय जी आपके हाथ से क्या इन्होंने एक एजेंडा जो है उसे छीन लिया है क्या? आप मुझे बताइए कौन सा एजेंडा छीनेंगे? लोकसभा के चुनाव के ड्यूरेशन में इन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से। हाँ, इतने बड़े बड़े बिल्कुल, पोस्टर बिल्कुल। लगे थे दिल्ली में, बिल बोर्ड्स लगे थे, 20 बाई 20 के बोर्ड लगाए थे इन्होंने। जेल की फोटो लगा करके आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे तो पूरा ड्रामा है, जैसे मेरे पीछे कमल का निशान है ऐसे जेल में बंद केजरीवाल जी की फोटो लगी होती थी। हाँ, सलाखों के पीछे दिखाया था, याद है बिल्कुल, वो तस्वीर याद है। वो लेवल थिएट्रिक्स का वो लेवल पार था जो कभी स्टार प्लस की एकता कपूर भी नहीं कर पाई होंगी। मतलब अभिनय ऐसा अभिनय हमने कभी नहीं देखा कि जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता। ठीक है नहीं सुनिए ना, हाँ। दिल्ली की जनता ने दिया ना जेल का जवाब वोट से, जेल में रखा ना 6 महीने इनको। दिल्ली की जनता ने वोट डाल के जेल में रखा है। उन्होंने कहा नहीं जेल के लायक आदमी है, जेल में रहना चाहिए। और अभी भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे करोड़ों रुपए लेने वाले वकीलों के भरोसे बैठे हैं और बेल मिली है। ऐसे मंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को पंकज जी का छोटा सा काउंटर, पंकज जी का मुख्यमंत्री का मतलब ये इस्तीफा देगा ड्रामेबाजी है, सिर्फ टोटल नौटंकीबाजी है। अजय जी अब पंकज जी का छोटा सा काउंटर। पंकज जी सर, अभी मेरे भाई ने कहा कि नैतिकता के तौर पर, अब भाजपा तो नैतिकता हमें कतई ना सिखाए, क्योंकि आज तक आपने किसी भी एक मंडल अध्यक्ष का भी इस्तीफा आज तक आपने लिया है कभी? मदन लाल खुराना ने दिया था। आए हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो आप तो कम से कम ना ही कहिए। मदन लाल खुराना उमा भारती दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप बैठ करके झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोला नहीं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल ठीक है, कंप्लीट कीजिए। आपकी पूरी बात सुनिए। हाँ, सुन रहे वो जी। तो आप तो मुझे कम से कम हमें और हमारी पार्टी को नहीं सिखाइए। और दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके किसी मुख्यमंत्री बेल से छूट के आए हो, कभी ऐसा कोई आया हो इस्तीफा दिया हो? हम तो छूट कर आए हैं, उसके बावजूद भी इस्तीफा दे रहे हैं कि ठीक है तंत्र के सारे कामों को सुचारू रूप से चलना चाहिए क्योंकि कंडीशन जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं दिया, उसी की भरपाई तो नहीं कर रहे हैं कहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं पंकज जी, लौटता हूं आप सभी के पास। मैं लौटूंगा इन सब के बीच, इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने आज गांधीनगर में कहा कि उन पर कोई भी दबाव काम नहीं करता। वो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दबाव की बात कर रहे थे, उनकी मंशा यही थी कि भाई तमाम तरह के लोग दबाव बनाते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, पहले इसको सुनिए और उसके बाद जरा इसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। सीधा और साफ संदेश, मोदी है, यहां किसी का दबाव वगैरह चलता नहीं है। संदर्भ जरा मैं विनोद जी के जरिए समझने की कोशिश करता हूं। विनोद जी, अपने दोनों प्रवक्ताओं के पास जाएं, पार्टी प्रवक्ताओं के पास। उससे पहले जरा आपके पास क्या संदर्भ था प्रधानमंत्री का आज ये कहने का? लाल जी, ये कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर ने आगे भी कही है। ये उन्होंने तो साफ गई से बड़े तरीके से जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ सबमिट हो रहा है अहमदाबाद में, उसमें उन्होंने बात ये कही है। और उसमें रेफरेंस ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा के साथ किसी मीटिंग की उन्होंने चर्चा की है। लेकिन उन्होंने दबाव के साथ में ये भी कहा कि उन्होंने कहा हाँ, मेरे साथ में दबाव होता है, वो हमें भावी पीढ़ियों का दबाव होता है, वो हमें अपने उन बच्चों का होता है जिनका भविष्य है, वो दबाव होता है उस नई पीढ़ी के लिए एक नया और एक खिलता हुआ संसार देने का, तो वो दबाव मेरे मन में होता है। लेकिन ये बात जो पीएम ने कही कि ये मोदी है और मोदी पे किसी का दबाव नहीं चलता, ये बात क्या, तो कम से कम आपने जो इस खबर को सामने में लाया है, तो डेफिनेटली ये मैसेज तो वो सब जगह के लिए है और सबके लिए है कि आप मोदी को किसी भी रूप में 2014, 2019 और 2024 से एक अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते। मोदी जो मोदी हैं,
जो 2014 में मोदी थे वही 2019 में है और 2024 में है, 2.0 या 3.0 चाहे वो 3.0 हो। तो ये साफ मैसेज है कि ये सीधा सीधी मैसेज है कि ये मोदी का जो राजनीति है वो किसी दबाव की राजनीति से कभी भी प्रभावित नहीं होता। और इस बात को कहते हुए उन्होंने उस रेफरेंस को भी सामने में लाया है। तो इस देश में अभी जिस तरह की राजनीति चल रहा है, आप देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे जम्मू कश्मीर के एक मीटिंग में जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने जो पॉलिटिकल उनका स्पीच था और उस स्पीच में कहते हैं कि अगर 20 सीटें मुझसे ज्यादा आ गई होती तो ये सारे लोग जेल में होते। हाँ, बिल्कुल। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो संविधान की रक्षा कर दें और संविधान लोकतंत्र खतरे की बात कहते कहते यहाँ वहाँ पूरे लोकसभा इलेक्शन में घूम रहे थे, वो अचानक एक दिन इतना बड़े तानाशाह हो गए कि अगर उनकी सरकार आती तो ये सारे बीजेपी के लोग जेल में होते। तो ये इस देश की जो सियासत है कि आप परसेप्शन की सियासत करते हैं। अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं जी। तो ये परसेप्शन की सियासत मैंने पंकज पांडे जी का सुना और बीजेपी के प्रवक्ता सरवत जी का भी सुना। तो परसेप्शन की सियासत से आप मोदी को काउंटर करना चाहते हैं, जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं आप उसके पैरेलल में देश में वो विजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो पीएम मोदी 1947 का विजन लेके काम कर रहे हैं, आपके पास विजन खटाखट की होती है। केजरीवाल जी का पूरा जेल में और उनके आम आदमी पार्टी के लोगों का जो विजन है वो यही है कि चुनाव से जाने से पहले जो 1000 रुपया उनको महिलाओं को देना है जी, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हर महिला को दिल्ली में 1000 रुपये मिलेंगे जी, तो उनके पूरे टेन्योर का जो केजरीवाल के 8-9 साल का है वो यही मानते हैं कि फ्री बिजली हो गया, फ्री जो है उनका एजुकेशन का हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, 1000 रुपया वो अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो उनको लगता है कि शायद उन्होंने एक इतिहास बना लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भाई साहब सिर्फ परसेप्शन की राजनीति करते हुए अगर राजनीति में आप राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं तो शायद देश को सब कुछ पता है और जनता को आप परसेप्शन की राजनीति से ज्यादा दिन तक उसको धोखे में नहीं रख सकते। पंकज पांडे जी, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा था। मैं क्या बताऊं, मतलब दिल्ली में लोग कई तरह की बातें करते हैं कि चाहे कूड़ा मैनेजमेंट हो, पानी का मैनेजमेंट हमने देखा, तमाम चीजें देखें, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सहारा जो है वो फ्रीबी का ही रहेगा, मुख्य एजेंडा फ्रीबी ही रहेगा। सर, दिल्ली के लिए जितने भी काम हुए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ चीजें। पहले दिल्ली के अंदर जब हम लोग नहीं आए तो उसके पहले लगभग 60% पानी दिल्ली को पहुंचता था। इस टाइम 93% पानी दिल्ली को पहुंचता है और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं काम चल ही रहा होगा जो मैक्सिमम पहुंचना है। ऐसे बहुत सारे काम है जो मेरे पत्रकार साथी ने अभी तक नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, उन्होंने तो कह दिया जी फ्री बीज ये वो। आप सड़कें देखिए और शिक्षा का मॉडल मुझे बताइए। भाजपा का एक शिक्षा का मॉडल नकली कमरा प्रधानमंत्री जी बनाकर लाए थे, उनके जाते हुए नकली कमरा भी गायब हो गया, प्रधानमंत्री जी भी गायब हो गए, वो बच्चे भी गायब। लेकिन अगर आपको शिक्षा का मॉडल देखना है जाकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर। अभी बड़ा अच्छा वाक्य बताता हूं मैं, अहमदाबाद का 42 करोड़ रुपए के अंदर वो फ्लाईओवर बना, शिक्षा की भी रिपोर्ट आई है, उसको तोड़ने में लग रहा है। और वहां पे कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ये भी रिपोर्ट आई है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे, एक छोटा सा अजय जी, इन्होंने तो दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दिया, आप किन मुद्दों पर अब चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब गजब झूठे और कतई मक्कार लोग हैं। दिल्ली में आप घूमिए कैमरा लेकर के, आप दिल्ली से मुंडका पार करेंगे बहादुरगढ़ तक तो आपको ओलंपिक साइज पूल दिख जाएगा। पहले एक भलसवा दिखता था, आजकल तो मेरे घर के पास भी दिखाई पड़ता है छोटा छोटा। सर आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना सर, ऐसा लंदन बनाया है सर दिल्ली को कि रोड के बीच में स्विमिंग पूल है, इतने खड्डे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रोड के अंदर खड्डे हैं कि खड्डे के अंदर रोड है। ऐसी हालत दिल्ली के उन्होंने कर दी है। ये वही लोग हैं सर जो कहा करते थे हम दिल्ली को लंदन बनाने वाले हैं। पेरिस भी जोड़ लीजिए। पेरिस पूरे वर्ल्ड में दिल्ली ने अपने आप को नंबर 1 पॉल्यूटेड शहर बना दिया है। अभी ठंड आने वाली है सर, प्रदूषण होने वाला है, कितने इनके स्मोक टावर लगे हैं। ठीक है, आप दोनों बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये जल्दबाजी है कि हरियाणा के साथ ही करा दीजिए चुनाव।
जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव करा दीजिए। ये जल्दबाजी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, ठीक है, बात करते रहेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया। मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। अजय जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे अगले एजेंडे की बात। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और अब एक बड़ी खबर हम जम्मू कश्मीर से देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में इस बार ऐसा लग रहा है कि हर एक वोट वहां पर जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार में आज बिल्कुल उसकी चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण का प्रचार, तो जाहिर है कि हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है चुनाव प्रचार में। लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं। जाहिर है कि वोटर्स के पास इस बार कई तरह के विकल्प हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव का नजारा इस बार कुछ अलग ही है। हर दल अपनी जीत पक्की करने के लिए बेताब है। चुनाव से ठीक पहले आवामी पार्टी के इंजीनियर राशिद ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से समझौता कर लिया और वोट के बिखराव का फॉर्मूला निकाला है। जमाते इस्लामी ने कश्मीर में आजाद उम्मीदवार के रूप में 9 लोगों को उतारा है, तो राशिद ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के खिलाफ 34 उम्मीदवार उतारे हैं। उमर अब्दुल्ला की यही चिंता है कि मुस्लिम वोट बंटने से कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, बल्कि वो तो तय मान रहे हैं कि नुकसान होना तय है। PDP भी कमोबेश जमात के साथ दिखती है, लेकिन इंजीनियर राशिद उनके अभियान में सबसे बड़ी बाधा है। जम्मू कश्मीर में इस बार पार्टी से अलग हटकर आजाद उम्मीदवारों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है, तो जाहिर है कि कुछ परिवारों की राजनीतिक प्रभाव को सबसे ज्यादा चुनौती इस बार युवाओं से ही मिल रही है। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पीएम मोदी भी कई जनसभाएं पहले ही कर चुके हैं। जाहिर है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव का नैरेटिव बदल गया है। विकास लगभग हर सियासी दल का एजेंडा बन गया है, तो जाहिर है कि ये आवाम को तय करना है कि हुकूमत वहां पर कौन चलाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू के पिछड़ों, गुर्जर, बकरवाल, दलितों और पहाड़ियों को उनका हक दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापिस नहीं ला सकती। ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापिस लाने वालों के बीच में इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया,
और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद इंजीनियर ने जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिलाकर वोटों को बांटने का काम किया। और इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहां से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, हम मुकाबला कर लेंगे। वहीं पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को लेकर उन्होंने कहा कि वो चिंतित हैं, इसलिए 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, वो थोड़ा घबरा रहे हैं। वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं, आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं और जरा उनसे नब्ज टटोलते हैं कि आखिर घबराहट की वजह क्या है। ऋषि, जिस तरह से कि बयान आ रहे हैं और जिस तरह से राशिद इंजीनियर ने जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिला लिया है, तो टेंशन तो पहले से थी, लेकिन अब लगता है ये टेंशन और बढ़ गई है क्या? निश्चित तौर से लालचंद, जिस तरीके से एनसी और कांग्रेस ने सोचा था कि उनके लिए मैदान साफ मिलेगा कम से कम घाटी के इलाके में, क्योंकि जम्मू के इलाके में उन्हें लगता है कि इस समय मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अहमदाबाद जाना पड़ेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय अहमदाबाद में हैं, गुजरात में, और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना, वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इनमें कई तरह की परियोजनाएं हैं जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की अहमियत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही अंदाज, वही सब कुछ, गुजरात, अहमदाबाद, वो जगह जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, आज वहीं पर हैं। और बिल्कुल जिसे कहते हैं, देखिए किस तरह, किस अंदाज में लोगों का अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज बड़ा दिन अहमदाबाद के लिए, जिस तरह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विनोद जी, डेफिनेटली अगर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कभी गुजरात जाते हों और अहमदाबाद में, तो लोगों के बीच में जो उनको जाना जो है, मुझे लगता है कि ये उनका एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वहाँ अहमदाबाद पहुँचे और लोगों के बीच में जाए ना, तो ये ऐसा होता नहीं है कभी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वर्षों में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी माने हाई डेलीगेट्स आए होंगे दिल्ली में, उनका एक ना एक बार दौरा अहमदाबाद में होता ही होता रहा है। और जब आप बात करेंगे, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या और देश के जो बड़े प्रोफाइल के लीडर हों, वो कम से कम एक बार मोदी जी के साथ में वो अहमदाबाद और गांधी जी के आश्रम में एक बार उनकी ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं 10 मिनट का ही सही, लेकिन एक टाइम वक्त में हम लोगों ने ज़रूर देखा है। तो ये तो उनका है। और दूसरी बात, मैं इस बात को ये रखूँ आपके सामने में कि देखिए ये आकर्षण जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात को ही लेके है। ये देश के किसी भी हिस्से में जाए, अभी आपने देखा कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से जमशेदपुर में थे और छाते लेकर डाले हुए लोग किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस भाषण को सुन रहे थे। तो ये जो लोगों का जो लगाव है, एक पर्सनल कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, वो पर्सनल कनेक्शन आपको लगातार इस तरह के भीड़ में और इस तरह के रोड शो में आपको दिखेंगे, जो हजारों के हजार लोग एक तरह से अपना सारा काम छोड़ के, ये अहमदाबाद का वो शहर है जहां आप देखिए सारे कारोबारी नगर है वहां, लेकिन फिर भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां हैं
तो लोग एक बार जरूर चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उनका अपना जो कनेक्शन है वो सामने में दिखे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस बात को भरपूर एक तरह से आप देखिए हाथ हिलाते हुए उनको अभिवादन लेते हुए। तो ये जो एक पर्सनल कनेक्शन है यही प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक नायक बनाता है, जननायक बनाता है। लालजी, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन मेघना देव हमारी संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं और खासतौर पर परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मेघना, आज ये जो परियोजनाएं हैं ये कौन कौन क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी मोटे तौर पर परियोजनाएं हैं? जी देखिए लालचंद्र, अभी फिलहाल मैं इसी जगह पर पहुंची हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा, अगर हम कहें तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से अभिवादन करने के लिए, क्योंकि पहली बार आए हैं प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो इसलिए भी एक सेलिब्रेटरी मोड यहाँ पर नजर आ रहा है। हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं लोग लगातार आए जा रहे हैं, और ये जो भीड़ आपको दिख रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहती है, उनका अभिवादन करना चाहती है, वो भीड़ यहाँ पर अभी नहीं आई है। भीड़ 5 घंटे से 4 घंटे से प्रधानमंत्री का इंतजार करके है। तो उससे आप देख सकते हैं जो लोकप्रियता और खासकर गुजरात में जो हमेशा हमें जो दृश्य नजर आते हैं वही दृश्य इस बार फिर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरीके से आपने परियोजनाओं की बात की तो उसमें सोलर सिस्टम का भी एक प्रोजेक्ट है कच्छ में। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें रोड के प्रोजेक्ट हैं, फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी का शिलान्यास करने वाले हैं। और उसके साथ ही जो नमो रेल है वो एक तरीके से मेट्रो रहेगी, अनरिजर्व रहेगी सब से खुद के लिए, वो एक बहुत भारत का पहला ऐसा रेल रहेगा, तो उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी शिलान्यास कर रहे हैं। तो उसको अगर देखें तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं, तकरीबन 8,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसका या तो लोकार्पण हो रहा है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी, आज देश को पहली वंदे मेट्रो मिली है, ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पहली वंदे मेट्रो जो है, वंदे भारत ट्रेन वगैरह तो कई सारी चल चुकी हैं, कई दर्जन ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन वंदे मेट्रो किस तरह की है और इसकी क्या खासियत है? लालजी, ये देखिए, ये रेलवे का अगर आप कहें तो मेट्रो के रेलवे के इस प्रोजेक्ट में ये सबसे आधुनिक और सबसे एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो ये सिलसिला रेलवे की तरफ से ये शुरुआत हुई है। नमो मेट्रो भारत, नमो भारत भी उसका नाम अब रखा गया है, शायद जहां अभी मीडिया की खबर है जिस तरह से आपने देखा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो सबसे बड़ा जो एक फोकस है इस गवर्नमेंट का, हमने कल भी देखा है झारखंड में जो हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वही ये वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में पूरे शहर के शहर का जो कनेक्शन है, कनेक्ट किस तरह से शुरुआत हुई है। हमने कल ही देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो ये प्राइम मिनिस्टर सड़क संपर्क योजना जो है वो इसकी तीसरी या चौथी जो ये है उसका फेज है, उसकी शुरुआत हुई है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह से एक गुजरात एक मानक बना था, वो मानक अब कम से कम हम देश के दूसरे हिस्से में भी देखते रहे। पिछले 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बड़ा सा जाल बिछा है और जिस तरह का नेटवर्क हमने देखा है, वो नेटवर्क की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब के समय से उनकी एक पहल होती थी। अब ये जो मॉडल है वो पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैल रही है। तो ये इस चीज को कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज जो मेघना अभी बता रही थी कि अपने तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में उनकी पहली यात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पहली यात्रा में गुजरात के लिए ढेर सारे उनके साथ में पैकेज भी है, गुजरात के लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे भी हैं उनके पास में, जो विकास के नए आयाम में गुजरात को और क्या मिल सकता है और अहमदाबाद में और क्या नई चीजें और नया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, जो आज आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक हब बनने जा रहा है, उसके भी आप हमने देखा कि आज सुबह से वहां भी इंटरनेशनल एक मीटिंग और फोरम के सारे इन्वेस्टर्स के साथ पीएम की मीटिंग थी। ये मेट्रो भी उसी के सिलसिले में, उसी कड़ी का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला जो समय है,
जो पीएम मोदी ने जो 100 दिन का एक संकल्प के साथ उन्होंने कहा था कि इस थर्ड टर्म में हम बड़े फैसले लेने के लिए पीएम मोदी को अर्थात तीसरे टर्म को लोग जानेगा, उसकी शुरुआत हम कम से कम इस डेवलपमेंट से और जो गरीब समाज कल्याण के रूप में जो नए प्रोजेक्ट सब और नया डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक शुरुआत में ये शायद हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं परियोजनाओं की, और वो परियोजनाएं तमाम लोगों की, अलग अलग क्लास के जो लोग हैं उन सभी लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इसीलिए लोगों का जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली आप देखिए, सवाल है कि लोगों का जो सरोकार है वो विकास से होता है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री को हम लोग सुनते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री ना આવકાર અંગે સાથે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપણા ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીનું, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી જળ શક્તિ અને બીજેપી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલનું, સાથે રાજ્યના માનનીય મંત્રીમંડળના